सभी साथियों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। साथियों, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, देखिए एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए, जिसमें हमने सेल को अभी अभी क्या चल रहा है, सेल चल रहा है। तो इसके दो पार्ट हमने पढ़ा दिए हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम तीसरे पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल सेल का स्ट्रक्चर देख लिया था और किसके क्या फंक्शन है ये जान लिए थे। जो भी सेल के ऑर्गेनेल्स यानी कि जो उसके कोशिकांग होते हैं उनके क्या क्या फंक्शन है वो उनको हमने जान लिया था। देखिए आज हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहां लिखा कोशिका की संरचना। कोशिका, ये देखिए साथियों, जीव विज्ञान बायोलॉजी द सेल पार्ट 3 है। अगर हम बात करें कोशिका की संरचना, ठीक है, कोशिका की संरचना की अगर हम बात करें तो इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, दो भागों में डिवाइड किया है। दो भागों में इसको डिवाइड किया है। नंबर एक बोलेंगे आप कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और इसमें क्या आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन। दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका जीव द्रव। जीव द्रव इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इस जीव द्रव के भी दो भाग होते हैं। देखिए, एक होता है आपका कोशिका द्रव। कोशिका द्रव इसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और दूसरा आपका होता है न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस। अब देखिए, जितने भी हमारे जो कोशिकांग वगैरह होते हैं, कोशिकांग ऑर्गेनेल्स, जैसे आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम आदि, ये सब किसमें उपस्थित होते हैं, कोशिका द्रव में। लेकिन न्यूक्लियस वाला भाग जो है वो बीच में होता है, और न्यूक्लियस के बाहर आप बोलेंगे कोशिका भित्ति, और न्यूक्लियस के मध्य में क्या होता है, कोशिका द्रव, जिसके अंदर क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, राइबोसोम हो गया, तारक काय, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, ये सब पाए जाते हैं। अगर केंद्रक की बात करें तो देखिए इसके कौन कौन से पार्ट हैं। जैसे आप बोलेंगे केंद्रक, झिल्ली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आप बोल सकते हैं केंद्रिका, न्यूक्लियोलियस, आप बोल सकते हैं केंद्रक द्रव, और चौथे नंबर पे होता है आपका गुणसूत्र। क्या होता है, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई। कोशिका की संरचना में क्या होगा, कोशिका भित्ति, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, दो चीजें आएंगी। जीव द्रव दूसरा भाग है जिसमें कोशिका द्रव और केंद्रक आता है। कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। कोशिका द्रव में क्या होते हैं, कोशिकांग उपस्थित होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और राइबोसोम। ठीक है, गोल्जी बॉडी वगैरह, या फिर आप कह सकते हैं वैक्यूल यानी कि राजधानी, ये सब होते हैं, तारक काय। इसके बाद आता है केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव और गुणसूत्र। आगे देखेंगे साथियों, सबसे अब हम एक एक करके ऑर्गन, इसके जो ऑर्गेनेल्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। जैसे कि नंबर एक पे आप कह सकते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो सबसे पहले आप समझेंगे कि सेल वॉल क्या होती है। तो आप बोलेंगे सेल वॉल मृत, दृढ़ और कैसी होती है, तो आप बोलेंगे पारगम्य होती है। यानी कि सेल वॉल इज डेड, डेड कॉमा रिजिड एंड परमिएबल। परमिएबल का मतलब मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, मतलब कोई भी चीज आर पार जा सकती है इसमें। इसके बाद देखिए कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका भित्ति की अगर बात करें, या हम बोले या पूछा जाए पौधों की कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति सिर्फ किसमें पाई जाती है, तो दूसरी चीज आप बोलेंगे कि कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है। पौधों में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है,
पौधों में पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल या प्लांट। इसका मतलब कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? सिर्फ पौधों की कोशिका में या पौधों में। तो अगर आपसे पूछे कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। किससे? सेलुलोज से। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। अब जैसे आपसे पूछ ले पौधों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो आप बोलेंगे सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अगर आपसे पूछ ले शैवाल यानी कि एल्गी, तो एल्गी की भी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, तो आप कहेंगे सेलुलोज से। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कवक, कवक क्या होते हैं? फंजाई होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है या काइटिन से बनी होती है। इससे काइटिन, ठीक है, काइटिन से बनी होती है। अगर आपसे पूछ ले जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, तो आप कहेंगे मीकोपेप्टाइड, मीकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकोन, पेप्टिडोग्लाइकोन से मिलकर बनी होती है। यानी कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ मीकोपेप्टाइड एंड पेप्टिडोग्लाइकोन। के यहां तक बात समझ गए? अगर आपसे पूछे कोशिका भित्ति किसमें प्रेजेंट होती है, तो सिर्फ पादप कोशिका में। कैसी होती है? डेड, मृत होती है, दृढ़ होती है और पारगम्य होती है। पारगम का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में समझा दिया था, ठीक है। सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अगर आपसे पूछे पौधों की कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से। ऐसे देखिए शैवाल भी एक प्लांट है, ठीक है, लोअर क्लास के प्लांट होते हैं। किसमें आते हैं? ये थैलोफाइटा के अंदर आते हैं। तो ये इसकी भी किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज से। कवक ये भी प्लांट के अंदर आते हैं, तो इनकी किससे बनी होती है? काइटिन से मिलकर बनी होती है। और अगर आपसे पूछे जीवाणु की, तो ये मीकोपेप्टाइड और पेप्टिडोग्लाइकोन से मिलकर बनी होती है। ये सब क्या होते हैं? तो ये पॉलीसैकेराइड होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह पढ़ेंगे, तो देखेंगे इनके बारे में। क्या यहां तक बात समझ में आई? चलिए आगे देखते हैं। कोई पूछे कि जो कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति, तो आप बोलेंगे ये जो पादप कोशिका है, पादप कोशिका यानी कि प्लांट सेल, प्लांट सेल, इसका कैसा आवरण है? आप कहेंगे बाहरी आवरण है। कैसा आवरण है? बाहरी आवरण है, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन है या आउटर लेयर है, ठीक है। इसको कैसे समझ सकते हैं? देखिए, यह है पादप कोशिका और यह है एनिमल कोशिका, एनिमल सेल। यह है आपकी प्लांट सेल और यह है एनिमल सेल। देखिए, ये जो प्लांट सेल है, इसकी जो बाहरी लेयर है, ये बाहरी भित्ति है, इसे कहते हैं सेल बॉल। लेकिन पादप कोशिका की आंतरिक यानी कि अंदर वाली और एनिमल सेल की बाहर वाली, ठीक है, इसमें एक ही होती है बाहर वाली, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो आपको समझ में आई बात कि अगर आपसे पूछे कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये पादप कोशिका का आंतरिक आवरण है। अब यहां कह सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के नीचे कि पादप कोशिका का कैसा है? आंतरिक, और एनिमल सेल का कैसा है? बाहरी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए, देखिए दूसरे नंबर पे है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, इसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। अगर हम कोशिका झिल्ली की बात करें, तो आप कहेंगे ये कैसी होती है? ये पतली, जीवित और अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, इसे बोलते हैं थिन, लिविंग एंड सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, जैसे आप देखेंगे सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? पदार्थों का चयन करके, ठीक है, जो अच्छी चीजें उन्हें अंदर ले लेना और जो खराब चीजें उन्हें बाहर छोड़ देना, ठीक है। इनके काम क्या होते हैं? ये प्रोटेक्ट करती हैं सेल को। जैसे सेल बॉल हो गई, वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। इसलिए हम जैसे ये चयन करके चीजों को अंदर बाहर लेती है,
तो सेल मेम्ब्रेन को हम चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, यानी कि सेलेक्टिव परमिएबल या सेलेक्टिव, इसको हम कह सकते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। क्या कह सकते हैं? सेलेक्टिव परमिएबल। चयनात्मक पारगम झिल्ली है। कैसी है? आप ऐसे बोल दिए, चयनात्मक पारगम झिल्ली है। कैसी है? चयनात्मक पारगम झिल्ली है। इट इज ऑल्सो नोन एज सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि आप इसमें ये बोल सकते हैं कि चयन करके पदार्थों को ये बाहर निकालती है। ठीक है, जैसे कि अर्धपारगम का मतलब क्या है? तो आप बोलेंगे ब्लैक जो है वो आर पार हो सकता है। ठीक है, ब्लैक, अब ब्लैक कैसे? चीनी है, मान लीजिए पानी है, चीनी है, पानी सॉल्वेंट है यानी कि ब्लैक है, और चीनी क्या है? सॉल्यूट है। तो पानी जो है वो आर पार हो सकता है। तो आप समझे कि कोशिका झिल्ली कैसी होती है? पतली होती है, जीवित होती है, अर्धपारगम होती है, और इसे चयनात्मक पारगम झिल्ली भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट आपसे बोलेगा ये किससे मिलकर बनी होती है? तो आप बोलेंगे ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, आप कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी होती है। लिपिड कैसा होता है? फॉस्फोलिपिड होता है इसके अंदर। क्या यहां तक बात समझ गए? आगे देखेंगे। नेक्स्ट देखिए, तीसरे नंबर पे आता है हमारा जीव द्रव। जीव द्रव इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, देखिए इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले इसमें आपसे पूछेगा कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज डिस्कवर्ड बाई, तो आप बोलेंगे इसकी खोज की थी डूजाड्रेन ने। किसने की थी? डूजाड्रेन ने की थी। डिस्कवर्ड बाई डूजाड्रेन। और इसको नाम किसने दिया था? नेम क्वाइंड बाई, तो आप बोलेंगे यह नेम गिवन बाई, तो आप बोलेंगे पुरकिंजे ने दिया था। किसने दिया था? पुरकिंजे ने। देखिए जीव द्रव का मतलब क्या होता है? कोशिका के अंदर जो संपूर्ण पदार्थ है, कोशिका के अंदर जितना भी मटेरियल है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगर हम ऐसे लिखें तो जीव द्रव का मतलब होता है प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू आप बोलेंगे कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और इसमें और भी जो पदार्थ होंगे वो भी ऐड हो सकते हैं, एंड अदर ऑर्गेनल्स, हम कह सकते हैं प्लस अदर ऑर्गेनल्स। इसका देखिए क्या होता है, आप इसको कहते हैं, इसे हम जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक आधार कहते हैं। इट इज नोन एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो यहां तक समझे आप? अगर आपसे पूछे जीव द्रव क्या है या इसकी खोज किसने की? डूजाड्रेन ने की थी। नाम किसने दिया? पुरकिंजे ने दिया। कोशिका के अंदर संपूर्ण पदार्थ को हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका द्रव प्लस केंद्रक, या फिर जो भी अदर मटेरियल इसमें प्रेजेंट है उसको बोलते हैं। अब देखिए जीव, इसे बोलते क्या है? ये जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार कहते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा? देखिए इस पूरे, अगर हम कोशिका द्रव को और केंद्रक को मिला दें तो ये क्या बन जाता है? जीव द्रव बन जाता है। आगे पॉइंट है, आप बोलेंगे जैसे जीव द्रव हमने पढ़ा है ना, तो इसके अंदर क्या क्या आया था? एक आया था हमारा कोशिका द्रव। तो मैंने आपको बताया था कि कोशिका द्रव में क्या होते हैं? इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आप कहेंगे इसमें क्या होते हैं? इसमें कोशिकांग उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ऑर्गेनल्स। मतलब कोशिका के जो अंग होते हैं उन्हें सेल ऑर्गेनल्स या फिर कोशिकांग बोलते हैं। अब देखिए ये कहां पाया जाता है? तो आप कहेंगे कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच, यानी कि बिटवीन द
सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। अब इसमें कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होते हैं उनके बारे में देखते हैं। हम कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित होंगे उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो आपसे पूछे इसकी खोज किसने की, डिस्कवर्ड बाय, तो आप बोलेंगे कोलिकर। किसने की थी? कोलिकर ने इसकी खोज की थी। अब इसमें कुछ फैक्ट है, देखिए। जैसे आपसे पूछे कि इसको बायोप्लास्ट किसने कहा था, बायोप्लास्ट, बायोप्लास्ट, तो आप बोलेंगे इसको बायोप्लास्ट कहा था अल्टमान ने। किसने कहा था? अल्टमान ने। इसको फीलिया किसने कहा? फीलिया। इसको फीलिया किसने कहा? तो आप कहेंगे फीलिया कहा था इसको फ्लेमिंग ने। ऐसे याद कर सकते हैं, फासे फीलिया, फासे फ्लेमिंग, एफ से फ्लेमिंग। ठीक है, तो आपसे पूछे कि खोज किसने की थी, तो आप बोलेंगे कोलिकर ने की थी। इसको बायोप्लास्ट किसने नाम दिया? अल्टमान ने दिया। इसको फीलिया किसने नाम दिया? तो आप बोलेंगे किसने नाम दिया? आप बोलेंगे किसने नाम दिया? फ्लेमिंग ने नाम दिया। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किसने दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम, तो आप बोलेंगे बेंडा ने दिया, बेंडा ने दिया। ये इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत। अब देखिए होता क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्या होता है देखिए। तो आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का, ग्लूकोज का क्या होता है? आप कहेंगे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या बोलते हैं हम? मतलब ऑक्सीकरण कहते हैं हिंदी में। यानी कि जो हमने जो खाना खाया है उससे जो ग्लूकोज बना है, अब वो कहाँ पहुंच गया? माइटोकॉन्ड्रिया में। और आरबीसी के द्वारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ पे लेके जाया जाएगा? तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में। और यहाँ पर यहाँ पर क्या होगा? ग्लूकोज टूटेगा। ठीक है, और ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा और एनर्जी निकलेगी किसके फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। यानी कि आप कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? तो आप बोलेंगे इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का, कोशिका का, कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा गृह कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। और देखिए इसके बारे में क्या क्या बातें हो सकती हैं। जैसे आपसे पूछे तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है? एक दोहरी संरचना होती है। कैसी होती है? दोहरी संरचना होती है। यानी कि डबल दोहरी दोहरी परत होती है इसके अंदर, डबल लेयर स्ट्रक्चर। इसमें क्या पाए जाते हैं? F1 पार्टिकल पाए जाते हैं। F1 पार्टिकल इलेक्ट्रॉनों के गमन के लिए आवश्यक होते हैं। क्रिस्टी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, क्रिस्टी पाए जाते हैं। और आप कहेंगे इसमें मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स पाया जाता है। अब ये जो क्रिस्टी है यहीं पर ये काम होता है, कौन सा? ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन वाला काम। देखिए इसे बोलते हैं, आप बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन,
सॉरी, ये इसमें ऐसे बनाएंगे। देखिए, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल परत या माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आप देख रहे हैं कि ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, इसको बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, क्रस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्टी कहते हैं, क्रस्टी। और आप देख रहे हैं ये टेनिस के आकार की जो संरचना है, इसे कहते हैं F1 कण। ठीक है, क्या बोलते हैं, F1 कण, F1 पार्टिकल। अब देखिए, F1 पार्टिकल हो गए, क्रस्टी हो गए, और यहां आप देख रहे हैं यहां पर ये मैट्रिक्स भरा होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स। अब देखिए ध्यान से, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली है, ये क्या करती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को दो कक्षों में डिवाइड करती है। एक होता है आपका बाहरी कक्ष और एक होता है आपका आंतरिक कक्ष। क्या होता है, एक होता है बाहरी कक्ष। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसी है, तो आप बोलेंगे दोहरी संरचना है, इसमें दो लेयर हैं, ये दोनों लेयर हैं। अब आप देखिए, ये वाला कक्ष जो है, ठीक है, एक है बाहरी कक्ष और एक है आंतरिक कक्ष। एक क्या है, आउटर बाहरी कक्ष है, और एक कौन सा है, आंतरिक कक्ष। ये कैसा है, बाहरी, और ये वाला कैसा है, आप बोलेंगे आंतरिक। आंतरिक, ये कैसा है, आंतरिक है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे मैट्रिक्स पाया जा रहा है। ये जो उंगली नुमा संरचना है, इसे क्रिस्टी कहते हैं, और ये जो बैडमिंटन के आकार की संरचना दिख रही है, इसे हम F1 पार्टिकल कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का आवागमन करने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये तो फोटो हो गया इसका। तो सबसे पहले इसमें पहला क्या था, बाहरी कक्ष। बाहरी कक्ष, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, बाहरी कक्ष को। देखिए, बाहरी कक्ष क्या होता है, तो आप कहेंगे ये बाहरी और भीतरी झिल्ली के बीच का स्थान है। ठीक है, इट इज ए स्पेस बिटवीन आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दूसरा देखिए, नंबर बी क्या था, आप बोलेंगे आंतरिक कक्ष। आंतरिक कक्ष, इनर लेयर, तो आप बोलेंगे इसमें क्या पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, और इसी में क्या होती है, क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। क्रेब्स चक्र यानी कि क्रेब्स साइकिल होती है, क्रेब्स साइकिल। और इसी के दौरान क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है, मतलब ऊर्जा का निर्माण होता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसीलिए हम कोशिका को क्या कहते हैं, कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, क्या यहां तक बात समझ में आई? आगे देखिए, दूसरा ऑर्गन देखेंगे। देखिए, तीसरा नंबर है लाइसोसोम। क्या है, लाइसोसोम। अगर हम इसकी बात करें, देखिए, तो बोलेंगे इसकी खोज जो है वो डी डुब ने की थी। किसने की थी, इंग्लिश बोलेंगे डी डुबे, इसने की थी। इनका निर्माण किससे होता है, आप बोलेंगे गोल्जी बॉडी से होता है। किससे होता है, गोल्जी बॉडी, यानी कि गोल्जी काय से होता है। किससे होता है, गोल्जी बॉडी से होता है, गोल्जी काय से होता है। ठीक है, ये कैसे होते हैं, आप बोलेंगे ये एक परत वाले कोशिकांग होते हैं। एक परत वाले कैसे होते हैं, कोशिकांग होते हैं, सिंगल लेयर ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब देखिए, इसमें मेन चीज क्या है वो आप समझेंगे। इसमें क्या होता है, देखिए, इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। कोशिका की आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल, क्या बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं, देखिए, इसमें क्या होते हैं, शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में क्या होता है, शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं,
जो कोशिका के अनहेल्दी ऑर्गन्स यानी कि जो अस्वस्थ अंग हैं उनको खा जाती है या उनको खा जाता है ये लाइसोसोम। ठीक है, अब एक टाइम ऐसा आता है कि कभी कभी क्या होता है, ये पूरी कोशिका का पाचन कर सकता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो यहां तक बात समझ में आई। और कैसी, देखिए साथियों, चौथा नंबर है राइबोसोम। क्या है, राइबोसोम। अगर आपसे पूछे इसकी खोज किसने की, इसकी खोज पैलेट ने की। और देखिए सबसे पहले ये देखते हैं कि राइबोसोम कहां पाए जाते हैं, कहां पर उपस्थित होते हैं। तो देखिए ये क्या है, केंद्रक है, और केंद्रक के बगल में एक संरचना होती है। ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और आप देखेंगे ये जो न्यूक्लियस के बगल में जो संरचना है इसे कहते हैं अंतःप्रदब्ध, अंतःप्रदब्ध जालिका, इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए ये जो अंतःप्रदब्ध जालिका होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ये जो केंद्रक के पास में आप देख रहे हैं ये कैसे होते हैं, खुरदरे, यानी कि इनको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरे अंतःप्रदब्ध जालिका। और जो इनके दूर होते हैं इन्हें बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सपाट या चिकने अंतःप्रदब्ध जालिका। तो ये जो खुरदरे वाले हैं इन्हीं के ऊपर पाए जाते हैं राइबोसोम। क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, जो मैंने डॉट डॉट करके लगाए हैं, तो राइबोसोम पाए जाते हैं। अब देखिए राइबोसोम का काम क्या होता है, तो आप कहेंगे राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। यानी कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। क्योंकि यहां पर क्या होता है, ये जो राइबोसोम है यहां पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, तो आप बोलेंगे इन राइबोसोम। अब देखिए अगर राइबोसोम कहां पाए जा रहे हैं, खुरदरे अंतःप्रदब्ध जालिका की सतह पर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनका भी संबंध, जो खुरदरे अंतःप्रदब्ध जालिका है इनका भी संबंध किससे होगा, प्रोटीन सिंथेसिस से। तो आप बोलेंगे कि ये प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता करते हैं। अगर आपसे पूछे कि अंतःप्रदब्ध जालिका का काम क्या है, कौन सी वाली, खुरदरी वाली, तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो साथियों अगर आपको आज यहीं तक रहने देते हैं, कल की क्लास में हम मतलब नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में आगे का पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि अगर कोई वीडियो हम बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आएगा। बेल आइकन को दबा देंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं। ठीक है, सभी को नमस्कार।